गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रूबेला के बारे में। ठीक है, मिसल्स रूबेला, जिसको हम रूबेला भी कहा जाता है। मिसल्स जो है एक एक्यूट वायरल डिजीज़ है। ठीक है, एक एक्यूट क्रोनिक नहीं है, एक्यूट वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरल डिजीज़ है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, रेड कलर स्पॉट ऑल ओवर द बॉडी। इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी पे रेड कलर का सर्कुलर स्पॉट बन जाता है पूरे बॉडी पे। स्किन रैसेज हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्जेंथम। स्किन रैसेज को हम क्या किस नाम से जानते हैं? एक्जेंथम के नाम से जानते हैं। इसमें ड्राई कफ बन जाता है, लो ग्रेड फीवर होती है, सोर थ्रोट हो जाती है। फिर कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से, कौन सी वायरस की वजह से होती है? इसमें एक फैमिली है मैक्सोविरिडाई। ठीक है, इस फैमिली का एक वायरस है जिसको बोलते हैं मॉर्बिलस वायरस। ठीक है, इस वायरस से होती है, मॉर्बिलाई वायरस की वजह से। ये हाईली कंटाजियस होती है। कंटाजियस का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कम्युनिकेबल होती है, बहुत इजीली कम्युनिकेट होती है, तो बहुत हाईली कंटाजियस होती है। स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट के थ्रू। ये जो होती है ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम स्नीजिंग कफ करेंगे तो ये स्प्रेड होगी, क्योंकि इसमें ड्राई कफ भी बन रहा है। ठीक है, उससे रिलेट करके याद रखना। वंस इन्फेक्टेड पर्सन, अगर ये एक बार किसी पर्सन का इन्फेक्ट कर देता है, तो उसके बाद उस पर्सन में इम्यून सिस्टम बन जाता है, उसकी मतलब मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, होल लाइफ के लिए। इसमें वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन में क्या देते हैं? ऑटोनेटेड लाइव वायरस। इसमें लाइव वायरस को वैक्सीन के रूप में देते हैं। ठीक है, अब इसमें आती है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का जो टेट्राइड्स होता है, जो इसमें टेट्राइड्स में होता है, एजेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है और होस्ट होता है। ठीक है, एजेंट हो गया कि किसकी वजह से हो रहा है, एनवायरनमेंट हो गया कि एनवायरनमेंट कैसे इसे इफेक्ट डालता है, और होस्ट किस में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट इसमें एजेंट देखते हैं। तो एजेंट में हम देखेंगे कि ये जो अभी जो कि देखते हैं मॉर्बिलाई वायरस जो था, यहाँ पे मॉर्बिलाई वायरस जो था वो है एक आरएनए वायरस है। ठीक है, क्या है? आरएनए वायरस। ठीक है, कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड, और वायरस है तो हम लोग को पता है कि ये आउटसाइड बॉडी के बाहर ये सर्वाइव कर ही नहीं सकता। नो एनिमल रिजर्वायर, ये एनिमल से ट्रांसमिट नहीं होता, इसका एनिमल कोई रिजर्वायर कैरियर कोई नहीं है। नो ओनली कैरियर, इसका कोई कैरियर नहीं होता। ये अगर किसी को इन्फेक्ट करता है तो मस्ट भी इन्फेक्टेड होगा, कैरियर कोई नहीं होगा। ठीक है, वो इन्फेक्टिव होगा। ठीक है, होस्ट में हो गया कि ये 6 से 3 साल के बच्चों में, 6 मंथ से 3 साल के बच्चों में, ये डेवलपिंग कंट्री में होती है। जो बच्चे की मतलब 6 मंथ से 3 साल के बच्चे के पीछे, अगर 5 साल से ज़्यादा के हैं बच्चे तो वो डेवलप कंट्री में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों में चांसेज होती है होने के लिए। इन्वायरमेंट कहाँ होती है? अफ्रीका, एशिया, मतलब साउथ एशिया के जोन में ज़्यादा होती है। अफ्रीका, एशिया, ट्रॉपिकल जोन में होती है। और ओवर क्राउडेड एरिया क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये बहुत ओवर क्राउडेड एरिया में होती है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे इसकी ट्रांसमिशन, कैसे इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड डिजीज है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी थ्रू, तो इसका मतलब है कि ये नोज और थ्रोट म्यूकस में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। ये वायरस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, नोज और थ्रोट म्यूकस में। ठीक है, अब यह क्या होगा कि जब भी हम कफ और स्नीजिंग करेंगे, वायरस बाहर निकलेगा और किसी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, अब इसमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो इसमें हमने बताया कि बॉडी में रैसेज अपीयर्स होते हैं। ठीक है, वो रैसेज अपीयर होने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद भी पर्सन के वो किसी अदर पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। मान लेते वो रैसेज ठीक हो गया, उसके 4 दिन बाद भी वो पर्सन किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, और 4 दिन पहले भी। ठीक है, रैसेज अपीयर होने से 4 दिन पहले भी किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्प्रेड बाय क्लोज एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी से डायरेक्टली हम स्नीजिंग वगैरह किया, हैंड से कर लिया, डायरेक्ट कंटेक्ट से भी ये फैलता है। और नेजल्स, जो भी सिक्रीशन, कफिंग, स्नीजिंग करते हैं उसके थ्रू फैलता है। ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट, ये एयरबॉर्न नहीं है, ड्रॉपलेट बॉर्न है। ठीक है, ध्यान रखना। वायरस लाइव फॉर 2 आवर्स इन एयर स्पेस आफ्टर इन्फेक्टेड पर्सन लीव दिस एरिया। मान लेते किसी एरिया में कोई इन्फेक्टेड पर्सन गया और वहाँ से वो स्नीज किया। ठीक है, उस प्लेस पे वो स्नीज किया, तो वहाँ पे वो वायरस जो है 2 घंटे तक रहेगा। भले ही वहाँ पे पर्सन वो वहाँ से चला जाए, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे तक वायरस जीवित रहेगा। तो ठीक है, इफ़ इन्फेक्टेड हैंड एंड पीपल, किसी का इन्फेक्टेड हैंड, मान लेते हैं कि कोई स्नीजिंग किया, वो इन्फेक्टेड हैंड किसी का हो गया और उससे वो आइज वगैरह को टच करता है, तो वो आइज के थ्रू, नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू भी वो वायरस अंदर चला जाता है। ठीक है, कंजक्टाइवा वगैरह भी इसमें होती है। अब इसमें आती है चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ होती है? पहला एजेंट होता है, फिर रिजर्वायर होता है,
ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, कहाँ से वहाँ से निकलेगा तब तो क्या ही जाएगा। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री और फिर न्यू होस्ट, ठीक है। तो एजेंट में इसमें क्या हो गया, वायरस जो हो गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोरबिलाई वायरस, ठीक है। और रिजर्वायर, इसमें रिजर्वायर कौन है, ह्यूमन बॉडी खुद है, क्योंकि ये एनिमल में तो होती नहीं है। तो रिजर्वायर इसमें कौन सा हो गया, ह्यूमन बॉडी सेल्फ हो गया, ह्यूमन बॉडी ही इसमें रिजर्वायर है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, ये कहाँ से निकल रहा है, स्नीजिंग और कफ के थ्रू। तो कहाँ से निकल रहा है, नोज, ठीक है, नोज से ये निकल रहा है, नॉस्ट्रिल से निकल रहा है, माउथ से निकल सकता है, ठीक है, बाई कफ एंड स्नीजिंग, कफ एंड स्नीजिंग, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे जा रहा है, ड्रॉपलेट फॉर्म में जा रहा है। तो ड्रॉपलेट फॉर्म कैसे जाता है, या तो किसी बॉडी को टच कर दिए, या फिर किसी आर्टिकल के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। कोई आर्टिकल्स के थ्रू भी जा सकता है, कोई आर्टिकल्स पे टच कर गया वहाँ से भी ये जा सकता है, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री, ये एंट्री कहाँ से कर रहा है, हमारे आई से एंट्री कर सकता है, नोज से एंट्री कर सकता है, ठीक है, माउथ से एंट्री कर सकता है, ठीक है, और ईयर से एंट्री कर सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें टच नहीं करना चाहिए जब हैंड इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। और न्यू होस्ट, फिर वो कोई नया होस्ट ह्यूमन बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो इसका चेन ऑफ इन्फेक्शन समझ में आया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कॉज ऑफ मिसल्स, इसकी कॉज क्या है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, ठीक है। तो कॉज ऑफ एजेंट अभी हम लोगों ने देखा कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है, ठीक है। ड्रॉपलेट में कौन सा रहता है, ये जो वायरस है मोरबिलस वायरस, उसके थ्रू। बाई टच एंड यूज ऑफ कंटामिनेटेड आर्टिकल, अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंटामिनेटेड आर्टिकल या फिर टच के थ्रू उससे भी हो सकती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 11 डेज होती है, ठीक है। लेकिन इसका रेंज जो है वेरी कर सकता है, रेंज तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। 9 to 14 डेज मतलब इसकी होती है इंक्यूबेशन पीरियड। 3 to 4 डेज बिफोर एंड आफ्टर 3 to 4 डेज, अगर रैसेज अपीयर होने से 3-4 दिन पहले और रैसेज अपीयर होने के 3-4 दिन बाद भी कोई पर्सन इसे इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक वायरस है, तो ये क्या होगा कि सबसे फर्स्ट ट्रांसमिशन बाई ड्रॉपलेट मिजल्स वायरस, ये जो वायरस है मिजल्स वायरस, मोरबिलस वायरस, वो इपिथेलियम सेल्स के, नोज के इपिथेलियम सेल्स में जा सकता है या फिर आई के कंजक्टाइवा में जा सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे वायरस क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इपिथेलियम सेल्स में, इपिथेलियल सेल्स जो नोज की इपिथेलियल सेल्स है, कंजक्टाइवा है, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सटेंड टू द रीजनल लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब वहाँ से क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ के आसपास के लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे प्राइमरी वर्मिया का मतलब पहली बार वो इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। वायरस कंटिन्यू टू रेप्लिकेट, वहाँ पे भी वो नहीं रुकेगा, इपिथेलियल सेल्स में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन वो अपना करता रहेगा। रेप्लिकेशन इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, क्योंकि ये आरएन वायरस है, तो इसमें क्या होगा, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सेकेंड वर्मिया ऑकर्स, ठीक है, सेकेंड फेज आ जाएगा उसका मतलब रेप्लिकेशन का। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जब इन्फेक्शन स्टार्ट होगा सेकेंड वर्मिया के बाद, तो इसमें फीवर और मेलाइसिस आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह आएगा 3-4 दिन और थकान महसूस होगी। और इसका हम देखें यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड इसका स्टार्ट हो गया, वायरस जब मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा है तब से लेके इसका पहला सिम्टम्स आने तक, फर्स्ट सिम्टम्स इन्फेक्शन स्टार्ट होने तक 1 से 10 दिन तक, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं आगे। पहले तो सबसे फर्स्ट इसमें फीवर और मलाइसिस होंगे, मतलब इनिशियल स्टेज में। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, जब फिर वो आते हैं प्रोडर्मल स्टेज, इंक्यूबेशन पीरियड, फिर आते हैं प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज में इसमें कोराइजा होगा, कंजक्टाइवा इन्फेक्शन, कफ वगैरह बन जाएगा, ठीक है। 13 से 14 दिन के बीच में कॉप्लिक्स स्पॉट बन जाती है। कॉप्लिक्स स्पॉट इसमें ध्यान रखना है कि बहुत ही मतलब ऐसा टर्म है जो कि बहुत पिक्यूलियर है इस मतलब डिजीज के लिए, तो इसे याद ही रखना है। कॉप्लिक्स स्पॉट होती है कि हम जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है बकल कैविटी का, तो बकल कैविटी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पीछे साइड में सेकेंड मोलर के स्पेस में, वहाँ पे क्या होगा कि रेड और ब्लूइश वाइट कलर का स्पैक्स मतलब छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कॉप्लिक्स। फिर उसके बाद रैसेज जो होते हैं धीरे धीरे अदर बॉडी पार्ट्स में फैलने लगते हैं, ठीक है। रैसेज हो देंगे, रैसेज ऑन होल बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो देख लेते हैं। हाई फीवर होगा,
सोर थ्रोट होगी, कफ होगा, रनिंग नोज होगा, रेड एंड वाटरी आइज होगी, कॉप्लिक्स स्पॉट। कॉप्लिक्स स्पॉट जो होती है वो इनिशियल स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड के 2 या 3 दिन बाद ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रैसेज जो है तो फेस में, ईयर में सबसे फर्स्ट होगा, फिर धीरे धीरे होल बॉडी में नीचे की तरफ होते जाएगा। 3 से 5 दिनों में फिर वो होल बॉडी में हो जाता है। सबसे फर्स्ट मतलब फीवर आएगा, फीवर आने के बाद कफ वगैरह बनेगा, उसके बाद कॉप्लिक्स स्पॉट्स बन जाते हैं, माउथ में बकल कैविटी में बनते हैं, ठीक है। अब इसका हम डायग्नोसिस देखते हैं। तो डायग्नोसिस ये डिटेक्शन की जाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होती है ना कि IgM एंटीबॉडी के थ्रू देखी जाती है। RT-PCR भी करा है, क्योंकि वायरल है ना, तो हम लोग RT-PCR करके भी देखते हैं इसमें। RT-PCR वायरल कल्चर कर लेते हैं हम, कल्चर करके देख लेते हैं, सीरम वगैरह कल्चर करके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चेन रिएक्शन हम करते हैं इसमें, क्योंकि RNA है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ध्यान रखना। चेस्ट फिजियो रेडियोग्राफी करके देखते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन है इसका देखेंगे हम लोग आगे कि निमोनिया होती है, तो हम चेस्ट रेडियोग्राफी करके भी देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन निमोनिया आ रही है तो हो सकता है कि मीजल्स की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला है डिटेक्शन RT-PCR, फिर PCR के थ्रू भी कर सकते हैं। यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन में भी वो उस वायरस की कोई ना कोई मतलब आ जाती है, वायरस आ जाता है। फिर उसके बाद हम सीरम टेस्ट कर सकते हैं, सोर थ्रोट से ले सकते हैं क्योंकि कफ वगैरह बन रहा है, वहाँ से भी हम वायरल कल्चर कर सकते हैं। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, अभी कुछ स्टेजेज हैं इसके, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका 3 स्टेज, अभी हम लोग प्रोडर्मल स्टेज, इरप्टिव स्टेज, पोस्ट मीजल स्टेज सॉरी। तो प्रोडर्मल होती है जो 10th डेज पे, मतलब जब वायरस हमारे बॉडी में गया उसके 10वें दिन पे होती है, 10वें से 14 दिन के बीच में होती है। इसमें शुरुआत में क्या होती है, कफ होता है, फीवर होता है, कोराइजा होता है, रनिंग नोज होता है, वाटरी एंड रेड आइज हो जाती है, कंजक्टाइवा हो जाता है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज का है, ठीक है। वोमिटिंग, डायरिया, कॉप्लिक्स स्पॉट भी ध्यान रखना प्रोडर्मल स्टेज में आता है, अभी हम लोगों ने उधर देखा भी था। इरप्टिव स्टेज हो जाती है जिसमें डस्की रेड एंड जनरलाइज्ड रैसेज हो जाती हैं, ठीक है। इसमें रैसेज बनना शुरू, कॉप्लिक्स के बाद ही हम लोग देखे थे कि रैसेज बनना शुरू हो जाती हैं। रैसेज बनेगी सबसे फर्स्ट ईयर से फिर फेस पे, नेक पे, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ होल बॉडी में बन जाती है। रैसेज एंड फीवर डिसअपियर, और इसमें धीरे धीरे ना 3 से 4 दिन के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के 3 से 4 दिन के बाद धीरे धीरे फीवर और जो रैसेज है डिसअपियर होने लगते हैं 3 से 4 दिन के बाद। उसके बाद आता है पोस्ट मीजल्स स्टेज। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ रैसेज रिटार्डेड, इसमें ग्रोथ जो होती है मिजल्स की, रैसेज की सॉरी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। वो तो यहाँ पे भी 3 से 4 दिन में धीरे कम होने लगती है, इसमें और ज़्यादा उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ससेप्टिबल टू अदर इन्फेक्शन, अब हम लोग देखे थे कि 4 दिन बाद भी वो 4 डेज आफ्टर भी वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता था, तो अब वो किसी न किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा है पोस्ट मीजल्स स्टेज। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टिस मीडिया ऑस्टिस मतलब ईयर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ईयर में भी जाती है। फिर उसके बाद हो सकती है रियली फेब्रिल कन्वुलेशंस, ये क्या होती है, रियली ये बच्चों में होती है, चाइल्ड में होती है, ठीक है। ये चाइल्ड में क्या हो जाएगी, बच्चों में मतलब कन्वुलेशंस होने लगती है, चक्कर आना टाइप का, मतलब रियली वो भी चीज़ होने लगती है। इंसेफेलाइटिस हो सकती है, ठीक है, हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट डाल सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिवेंशन बेस्ड ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन करो, प्रोटेक्शन करो, वो चीज़ें। इसमें एक वैक्सीन दी जाती है MMR, याद रखना MMR, मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है, ये वैक्सीन दी जाती है। सबक्यूटेनियस दी जाती है वैक्सीन, कैसे दी जाती है, सबक्यूटेनियस। फर्स्ट डोज इसकी 9th मंथ में दी जाती है और सेकेंड डोज जो है इसकी 15th मंथ में दी जाती है। पहला डोज 9 महीने, दूसरा डोज 15 महीने पे, ठीक है। और MMAR याद रखना, मिजल्स, मम्प एंड रूबेला, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें फीवर आता है, तो फीवर के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं, वूफेन वगैरह देते हैं, स्टामिनोफेन दे सकते हैं फीवर वगैरह के लिए, फीवर रिड्यूस करने के लिए। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह कॉज कर दिया तो हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसको रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है मिजल्स में, अगर वो चिल्ड्रन जिसके पास विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की इसमें प्रोफिलैक्सिस चलती है, तो वो ज़्यादा चांस है कि मिजल्स से अफेक्ट हो सकते हैं, तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। इसलिए जब ये होता है ना, जब मतलब मिजल्स होती है किसी बच्चे में, तो उसी टाइम एक लार्ज डोज दी जाती है, ये करीब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की एक इंजेक्शन दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, विटामिन ए की प्रोफिलैक्सिस दी जाती है।
हाइड्रेशन, इसमें हाइड्रेशन वगैरह का ध्यान रखना है क्योंकि डायरिया वगैरह भी हो जा रहा था, तो इसमें हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। अगर सीवियर केस है तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना है, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस, तो नर्सिंग इंटरवेंशंस में हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। आइसोलेशन, ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो हम लोग पेशेंट को सबसे फर्स्ट आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। स्किन केयर, पेशेंट की स्किन केयर का ध्यान रखें क्योंकि इसमें रैशेज वगैरह हो रहा है तो उनकी स्किन कलर को ध्यान रखेंगे। अवॉइड करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा हीट, सनलाइट वगैरह से, क्योंकि ईचिंग, रैशेज वगैरह होती है इसमें। आई केयर का ध्यान रखें क्योंकि कंजक्टाइवा वगैरह को भी इफेक्ट कर रहा है और आँख वगैरह से पानी वगैरह भी आता है, तो वार्म सलाइन वगैरह से आँख के सिक्रेशन वगैरह को, आई सिक्रेशन वगैरह को ये ठीक करेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रेशन के लिए इसमें मतलब ध्यान रखेंगे, इसमें प्रॉपर उसको मतलब ये ओरल हाइड्रेशन वगैरह देंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर, जूस वगैरह बोलेंगे पीने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि इसमें फीवर होता है तो एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर अगर अच्छी लगी, ये नोट्स अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।